गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजनी रैकवार आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आपके यूट्यूब चैनल में उपस्थित हुई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स, कशेरुकियों में कंकाल तंत्र, जो कि बीएससी बीएड सेकेंड सेम सब्जेक्ट जूलॉजी के 5th यूनिट का चैप्टर है, जिसके अंतर्गत मैं आपको गर्डल्स के बारे में जानकारी दूंगी। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कंकाल तंत्र है क्या। कंकाल सभी वर्टिब्रेट्स एनिमल जो होते हैं वो अधिकांशतः या तो एक्वेटिक होते हैं या फिर आर्बोरियल या फिर स्वच्छ जलीय या जलीय होते हैं। ठीक है। इसके बाद इस इनवर्टिब्रेट्स के शरीर की आकृति और आकार को बनाए रखने के लिए, आंतरिक अंगों को सहारा एवं इनकी रक्षा करने और चलने के लिए सहायता करने के लिए कंकाल तंत्र की आवश्यकता पड़ी। कंकाल तंत्र बनाया गया और कंकाल तंत्र के कशेरुक जंतुओं के शरीर में जो कठोर ऊतक होते हैं, मतलब हार्डेंड टिश्यूज जो होते हैं, वो मिलकर एंडोस्केलेटन या फिर कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी टाइप्स ऑफ स्केलेटन, मतलब कि स्केलेटन के प्रकार की तरफ आ जाते हैं। तो स्केलेटन के 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ स्केलेटन: एपिडर्मल, डर्मल एंड एंडोस्केलेटन। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडर्मल या हार्निवाह कंकाल। एपिडर्मल या हार्निवाह कंकाल होते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है: पंजे, रेप्टिलियंस, स्केल्स, पक्षियों के फेदर्स और स्तनियों के बाल, सींग, नाखून, खुर आदि किसके अंतर्गत आते हैं? एपिडर्मल या बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये त्वचा की एपिडर्मिस से बनते हैं। त्वचा की एपिडर्मिस से जो हार्ड टिश्यूज होते हैं वो एपिडर्मल या बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। अब सेकेंडरी आते हैं डर्मल या अस्थि कंकाल, जिन्हें बोलते हैं। डर्मल या अस्थि कंकाल का निर्माण त्वचा की डर्मिस से होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस से बनने वाले, डर्मल मतलब डर्मिस से बनने वाले। और डर्मल अस्थि कंकाल का निर्माण त्वचा की डर्मिस से होता है और इसके अंतर्गत बोनी स्केल्स, प्लेट्स तथा स्ट्यूट्स या ऑस्टियोडर्म, फिन रेस तथा एंटलर्स आते हैं, जो क्रमशः मछलियों, रेप्टाइल्स या फिर मैमल्स में पाए जाते हैं। अब एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन, एंडो मतलब आंतरिक सतह से, ठीक है। तो अंतः कंकाल या एंडोस्केलेटन, इसका निर्माण वर्टिब्रेट जंतुओं में, इस कंकाल का अधिकांश भाग उनके शरीर के अंतर्गत काफी अंदर, काफी गहराई में स्थित होता है, जो अंतः कंकाल कहलाता है। गहराई में स्थित होने के कारण इसे एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है। और अंतः कंकाल कार्टिलेज के रूप में पाया जाता है, जो अधिकांशतः एडल्ट वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनमें अस्थि में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की हड्डियां कार्टिलेज के द्वारा बनी होती हैं, जो कार्टिलेजिनस कहलाती हैं। परंतु डर्मल या मेम्ब्रेन अस्थियां शरीर की ऊपरी डर्मिस की ओर, ऊपरी सतह की ओर त्वचा के डर्मिस में बिना कार्टिलेज व्यवस्था की विकसित होती हैं। दोनों इस प्रकार से तीनों प्रकार के स्केलेटन में, मतलब कंकाल में, एपिडर्मिस, एपिडर्मल एंड स्केलेटन जो होते हैं उनका निर्माण त्वचा की एपिडर्मिस से, डर्मल स्केलेटन इसका निर्माण त्वचा की डर्मिस से, और एंडोस्केलेटन जिसका जो काफी गहराई में स्थित होता है और या कार्टिलेजिनस के द्वारा इसका निर्माण होता है। अब फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन यानी कार्य पे आते हैं। तो कार्य देखते हैं हम। तो सबसे पहला कार्य तो ये इसका यह होता है कि शरीर की एक दृढ़ आंतरिक ढांचा या फ्रेमवर्क बनाता है, शरीर को ढांचा बनाता है जो शरीर को भौतिक अवस्था, भौतिक रूप प्रदान करता है। दूसरा, शरीर को एक निश्चित आकार, निश्चित प्रकार का आकार प्रदान करता है। सेकेंड, थर्ड आते हैं शरीर के कोमल अंगों, जैसे कि जो बहुत ही बहुत मतलब कोमल अंग होते हैं, जैसे मस्तिष्क हो गए, फेफड़े हो गए, हृदय हो गया आदि को चारों ओर से घेर कर रक्षा करते हैं, यानी इनके रक्षा कवच के रूप में इनके चारों ओर ये मतलब हार्ड जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा इनको कोमल अंगों की सुरक्षा होती है। नेक्स्ट आता है शरीर को एक विशाल आकार प्रदान करता है और पेशियों को चिपकने के लिए सतह प्रदान करता है। फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन में पेशियों को चिपकने के लिए सतह प्रदान करता है और यह लीवर के समान कार्य करता है, जिस पर पेशियां अवलंबित रहती हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रेकियल रिंग्स तथा पसलियों के रूप में श्वसन क्रिया में सहायता करता है। जब ये ट्रेकिया या फिर ट्रेकियल रिंग्स या फिर रिप्स के रूप में आता है तो यह रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। उसके बाद एंडोस्केलेटन के पार्ट पर हम आ जाते हैं। तो एंडोस्केलेटन के पार्ट में यह 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक सोमेटिक एंडोस्केलेटन और सेकेंड है विसरल एंडोस्केलेटन, सोमेटिक एंडोस्केलेटन। इसके अंतर्गत बॉडी वॉल का
निम्नलिखित कंकाल आता है। एक्सियल, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। एक्सियल जो होता है, एक्सियल एंडोस्केलेटन में वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम तथा स्कल का अधिकांश भाग आता है। और एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन देखते हैं तो एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन में गर्डिल्स तथा लिम्ब बोन्स आती हैं। विसरल एंडोस्केलेटन पे आते हैं तो विसरल स्केलेटन में फेरिंक्स की दीवार का कंकाल, स्प्लेन्कोक्रेनियम आते हैं। अब हम इसके बाद आते हैं, हमने जैसा कि बताया था कि स्केलेटन के अंतर्गत हम गर्डिल्स या गर्डिल्स का अध्ययन करेंगे। तो गर्डिल्स में टू टाइप्स ऑफ गर्डिल्स होती हैं। सभी टेट्रापोड्स कशेरुकी जो होती हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें टू टाइप्स ऑफ गर्डिल्स होती हैं, लाइक दैन पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल, जो क्रमशः फोरलिम एंड हाइंडलिम को हैंडलिम में अवलंबित रहती है। मतलब फोरलिम और हैंडलिम का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के द्वारा बनता है, जिसमें से इस पार्ट में हम पेक्टोरल गर्डल का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पेक्टोरल गर्डल के ओरिजिन के बारे में देख लेते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल का ओरिजिन कैसे हुआ या उद्भव कैसे हुआ। तो कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती हैं में पेक्टोरल गर्डल के अंतः कंकाल उनकी मिड वेंट्रल सतह पर कोरोकॉइड कार्टिलेज तथा लेटरल सतह पर एक स्कैपुलर कार्टिलेज स्थित होती है। बोनी फिशेज में कोरोकॉइड स्कैपुलर कार्टिलेज अस्थियों में बदली जाती हैं तथा इससे संबंधित कुछ डर्मल अस्थियां जैसे क्लेविकल, क्लेथ्रम तथा सुप्राक्लेथ्रम भी पाई जाती हैं। ये सभी संरचनाएं टेट्रापोड्स में पेक्टोरल गर्डल के विकास का आधार होता है। मतलब कि क्लेविकल, क्लेथ्रम और सुप्राक्लेथ्रम के द्वारा सभी टेट्रापोड्स में पेक्टोरल गर्डल बनते हैं। अब पेक्टोरल गर्डल्स में हम आपको फिशेस से लेके मैमल्स तक की पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर बताएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इलास्मोबैंकाई या कॉन्ड्रिक्थिस की तरफ। कॉन्ड्रिक्थिस या इलास्मोबैंकाई, ये मछलियों में किस प्रकार की पेक्टोरल गर्डल होती है, ये हम डायग्राम के द्वारा आपको समझाएंगे। सबसे पहले फिशेस में इलास्मोबैंकाई या कॉन्ड्रिक्थिस। कुछ मछलियां जैसे स्कॉलियोडॉन, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्कॉलियोडॉन की फिशेज में स्कॉलियोडॉन की पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर है। और पेक्टोरल गर्डल दो चापनुमा छड़ों की बनी होती है। ये दो चापनुमा छड़ें दिखाई दे रही हैं जो पेरिकार्डियम के नीचे ये यू आकार की आकृति की होती है। यू आकार की आकृति की होती है। गर्डल का प्रत्येक अर्धभाग डार्सल स्कैपुला तथा वेंट्रल कोरोकॉइड कार्टिलेज से बना होता है। स्कैपुलर पोर्शन, सुप्रास्कैपुलर पोर्शन और कोरोकॉइड पोर्शन, इनसे मिलकर इनका सरफेस बनता है। स्कैपुलर भाग के सिरे पर सुप्रास्कैपुलर कार्टिलेज स्थित होती है। ये देखिए सुप्रास्कैपुलर कार्टिलेज दिख रही है जो गर्डल के डार्सल सिरे का निर्माण करती है। स्कैपुला तथा कोरोकॉइड के संधि स्तर पर एक आर्टिकुलर आर्च होता है जिसे पेक्टोरल पकने की कार्टिलेजिनस से जुड़ी होती है। स्थल के ठीक ऊपर की ओर तीन बड़े छिद्र, ये दिख रहे हैं 1 2 3 बड़े छिद्र होते हैं जिनमें से होकर ब्रैंकियल धरनियां तथा ब्रैंकियल तंत्रिकाएं होकर गुजरती हैं। फोरामिना फॉर ब्रैंकियल आर्टरी एंड नर्व, ये तीन जो पोर्स होते हैं इनमें से ब्रैंकियल धमनियां और ब्रैंकियल तंत्रिकाएं गुजरती हैं। ठीक है, इसके बाद इस नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये प्रोटोटेरिजियम, मीजोटेरिजियम और मेटाटेरिजियम, ये थ्री बोन्स जो होती हैं वो क्रमशः लगी होती हैं जिनसे इनका पिंस अटैच होता है। तो इस प्रकार से स्कॉलियोडॉन के पेक्टोरल गर्डल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम एम्फीबियन और फ्रॉग के स्ट्रक्चर की तरफ। तो फ्रॉग, मेढक की पेक्टोरल गर्डल जो होती है वो शी शेप में होती है। सी शेप में आपको दिखाई दे रही है। और फ्रॉग की पेक्टोरल गर्डल में दोनों अर्धभाग मिड वेंट्रल रेखा पर स्टर्नम सहित जुड़े होते हैं। ये बीच का भाग जो है वो स्टर्नम दिखाई दे रहा है। और इसका मुख्य कार्य हार्ट और लंग्स जो होते हैं उनके जैसे कोमल अंगों को सुरक्षित करना। मतलब ये जैसे कि मैंने फंक्शन ऑफ एंडोस्केलेटन में बताया था कि कुछ अंतःकंकाल जो होते हैं वो कोमल अंगों की सुरक्षा करते हैं। तो फ्रॉग की जो पेक्टोरल गर्डल होती है वो हार्ट और लंग्स को सुरक्षित करती है। जमीन पर कूदते समय, जैसे ही मेढक जमीन पर कूदता है तो इसकी पिछली टांगों को उठाता है, लेकिन जब यह जैसे ही जमीन पर पैर रखता है कूदने के बाद बॉडी को बैलेंस करने के लिए अगली टांगें भूमि पर टिकने में सहायता करती हैं। ठीक, मेढक में पेक्टोरल गर्डल तथा वर्टिब्रल कॉलम में कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल का प्रत्येक अर्धभाग स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला, ये देखिए ये भाग स्कैपुला दिख रहा है, ये सुप्रा स्कैपुला, कोरोकॉइड, प्रीकोरोकॉइड तथा क्लेविकल हड्डियों से बना होता है। स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुला, प्रीकोरोकॉइड,
तथा क्लेविकल बोन से इसका पूरा पार्ट बना होता है। क्लेविकल डर्मल अस्थि के रूप में होती है, ये देखिए बीच की रचना जो दिख रही है क्लेविकल डर्मल अस्थि के रूप में होती है और प्री कोरोकॉइड से जुड़ी होती है। कोरोकॉइड सुविकसित हथौड़े के आकार की रचना होती है। ये कोरोकॉइड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कोरोकॉइड सुविकसित हथौड़े के आकार की, दोनों तरफ से जिस तरह से हथौड़े के दोनों तरफ का पार्ट जो होता है वो चौड़ा होता है, इसी प्रकार से इसमें भी कोरोकॉइड सुविकसित हथौड़े के आकार की होती है। कोरोकॉइड के भीतरी किनारे पर एक साथ एपिकोरोकॉइड कार्टिलेज जुड़ा होता है। एपिकोरोकॉइड कार्टिलेज जुड़ा होता है, ये देखिए बीच में एपिकोरोकॉइड कार्टिलेज अत्यंत विकसित चौड़े तथा पंखे के आकार की कैल्सिफाइड कार्टिलेज की बनी होती है। सुप्रास्कैपुला एक प्लेट नुमा रचना होती है, ये देखिए सुप्रास्कैपुला जो है वो पंखे के आकार की रचना दिखाई देती है। स्कैपुला चौड़ी प्लेट नुमा अस्थि होती है, ये स्कैपुला रचना दिखाई दे रही ये प्लेट नुमा अस्थि है। और ग्लिनॉइड कैविटी के निर्माण में कोरोकॉइड और स्कैपुला दोनों भाग लेते हैं। ग्लिनॉइड कैविटी, ये बीच में जो ग्लिनॉइड कैविटी बनी हुई है, यहाँ ये बीच में जो ग्लिनॉइड कैविटी बनती है यहाँ पर सुप्रास्कैपुला और कोरोकॉइड और स्कैपुला दोनों पार्ट इसमें भाग लेती हैं। अब थर्ड पार्ट हम आ जाते हैं रेप्टाइल्स या वेरेनस के पेल्विक गर्डल की तरफ। तो वेरेनस की पेल्विक गर्डल जो कि स्पष्ट दिखाई दे रही है सुविकसित पाई जाती है। इसके दोनों अर्धभाग टी आकार की इंटरक्लेविकल स्टर्नम से जुड़े होते हैं, ये देखिए ये बीच में इंटरक्लेविकल एपिस्टर्नम इंटरक्लेविकल, ये टी आकार की रचना जो दिखाई दे रही है इंटरक्लेविकल स्टर्नम से जुड़े होते हैं। प्रत्येक अर्धभाग सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला, कोरोकॉइड, एपिकोरोकॉइड, इंटरक्लेविकल तथा क्लेविकल से मिलकर बना होता है। ये देखिए ये अगर इसके अर्धभाग का हम डायग्राम देखें तो सुप्रास्कैपुला सबसे आगे पीछे, सबसे पहला भाग सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला, फिर ये कोरोकॉइड और फिर कोरोकॉइड जो कि कोरोकॉइड ऊपर से एपिकोरोकॉइड और क्लेविकल से मिलकर बना होता है। ये स्कैपुला चपटी प्लेट के आकार की हड्डी होती है, प्लेट के आकार की हड्डी होती है। सुप्रास्कैपुला कैल्सिफाइड कार्टिलेज की बनी होती है, प्लेट नुमा रचना होती है। और कोरोकॉइड चौड़ी चपटी तथा छिद्रित हड्डी होती है। कोरोकॉइड जो बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो चौड़ी चपटी तथा छिद्रित हड्डी होती है। कोरोकॉइड का अग्र और भीतरी भाग कार्टिलेजिनस का बना होता है जिसे एपिकोरोकॉइड कहते हैं। ये देखिए ये रचना जो दिख रही है ये एपिकोरोकॉइड कहलाती है। गर्डल के प्रत्येक अर्ध में कोरोकॉइड तथा एपिकोइड के मध्य दो फेनेस्ट्री या ये दो फेनेस्ट्री छिद्र दिख रहे, फेनेस्ट्री इन कोरोकॉइड, कोरोकॉइड के बीच में ये दो फेनेस्ट्री छिद्र दिखाई दे रहे हैं जिससे फेनेस्ट्री छिद्र होते हैं। टी आकार की इंटरक्लेविकल एपिस्टर्नम नामक डर्मल अस्थि मिड वेंट्रल सतह पर स्थित होती है। इसकी दोनों ओर ऊपरी उपांगों पर दो डर्मल क्लेविकल अस्थियां उपस्थित होती हैं। ये जी डर्मल क्लेविकल जो बोन्स होती हैं वो स्थित होती हैं। क्लेविकल बाहरी किनारे पर स्कैपुला तथा सुप्रास्कैपुला के संधि स्थल पर फैले होती हैं। क्लेविकल जो रचना जो होती है वो स्कैपुला और सुप्रास्कैपुला के संधि स्थल पर फैले हुए हैं। ग्लिनॉइड कैविटी स्कैपुला तथा कोरोकॉइड से मिलकर बनती होती है। ये ग्लिनॉइड कैविटी ये इसका स्कैपुला भाग है और ये कोरोकॉइड भाग है, इन दोनों के बीच से मिलकर ग्लिनॉइड कैविटी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आप वेरेनस के रेप्टिलियंस के वेरेनस के स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये टी आकार की रचना से दो अर्धांशों बाटी होती है और सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला तथा कोरोकॉइड से मिलकर बनी होती है। और इसमें क्लेविकल होती है, जो क्लेविकल हड्डी होती है उसमें क्लेविकल और सुप्रास्कैपुला, स्कैपुला और क्लेविकल के संधि स्थल पर ग्लिनॉइड कैविटी का निर्माण होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अगला हमारा फाउल। रेप्टिलियंस के बाद आते हैं एवीज। एवीज में हम फाउल के पेक्टोरल गर्डल का हम अध्ययन करेंगे। फाउल के पेक्टोरल गर्डल ये बहुत ही सिंपल होती है। फाउल के पेक्टोरल गर्डल में पक्षियों में गर्डल के दोनों ओर के अर्धभाग स्टर्नम के दोनों ओर मजबूती से जुड़े होते हैं। गर्डल के दोनों ओर के अर्धभाग जो होते हैं स्टर्नम के दोनों ओर मजबूती से जुड़े होते हैं। और उड़ने के लिए चूंकि एवीज में सारे जो पक्षी ज़्यादातर पक्षी होते हैं जो उड़ते हैं तो उड़ने के लिए दृढ़ता से सहारा देने के लिए इसके दोनों भाग स्टर्नम के दोनों ओर मजबूती से जुड़े होते हैं। और पेक्टोरल गर्डल का प्रत्येक अर्धभाग कोरोकॉइड, स्कैपुला तथा लंबी क्लेविकल से मिलकर बना होता है।
स्कैपुला कोरोकॉइड की लंबी क्लेविकल से मिलकर बना होता है। कोरोकॉइड सीधी तथा छड़ के आकार की, ये कोरोकॉइड रचना आपको दिखाई दे रही। इसका डॉर्सल वेंट्रल दोनों सरफेस मैंने बनाए हुए हैं। कोरोकॉइड जो होती है एक सीधी तथा छड़ के आकार की पेक्टोरल गर्डल की सबसे मजबूत हड्डी होती है। इसका डार्सल सिरा हुक के आकार का होता है ये कोरोकॉइड। ये इसमें खांच बनी होती है, हुक की तरह खांच बनी होती है, जिसमें ये स्कैपुला भाग आकर जुड़ता है। और इसमें एक्रोकोरोकॉइड प्रोसेस निकला रहता है, प्रवर्धन निकला रहता है, जो क्लेविकल से संधि करता है। क्लेविकल पार्ट जो होता है इसका, इससे संधि करता है। स्कैपुला लंबी तथा तलवार के आकार की हड्डी होती है। ये स्कैपुला पार्ट दिख रहा है, ये कोरोकॉइड पार्ट है और ये स्कैपुला पार्ट है। स्कैपुला लंबी तलवार के आकार की हड्डी है जो समकोण बनाती है। ये देखिए कोरोकॉइड और स्कैपुला दोनों दोनों समकोण के आकार में जुड़ रही हैं। ये वर्टिकल कॉलम के समानांतर शरीर के पीछे पीछे पसलियों के संपर्क में रहती है। स्कैपुला के अग्र सिरे का भीतरी तल एक्रोमियम प्रोसेस में निकला रहता है। ये एक्रोमियम प्रोसेस, भीतरी तल में एक्रोमियम, ये स्कैपुला का पार्ट है, ये कोरोकॉइड का पार्ट है। और एक्रोमियम का जो भी स्कैपुलर का पार्ट जो है उसके अंदर पर क्रोमियम प्रोसेस निकला है। दोनों क्लेविकल मिड वेंट्रल रेखा पर एक छोटी इंटर क्लेविकल से जुड़कर फर्कुला का निर्माण करते हैं। फर्कुला जो कि गुलेल शेप में होती है, इस तरह से फर्कुला जो कि इस तरह से गुलेल शेप में बनने वाली हड्डी होती है, फर्कुला का निर्माण करते हैं। सभी उड़ने वाले पक्षियों में फर्कुला सुविकसित होता है और कोरोकॉइड से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये आपके एवीज या फाउल के पेक्टोरल गर्डल के बारे में मैंने जानकारी दी। उसके बाद हम आ जाते हैं मैमल्स। लास्टली मैमल्स में हम रैबिट के पेक्टोरल गर्डल के बारे में बताएंगे। स्तनियों जैसे खरगोश की पेक्टोरल गर्डल में दोनों अर्धांश एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित है। ये भी दो भागों से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे से अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। स्तनियों में पेक्टोरल गर्डल का प्रत्येक अर्धभाग स्कैपुला सुप्रास्कैपुला सुप्रास्कैपुला कोरोकॉइड से मिलकर बना होता है। ये देखिए सुप्रास्कैपुला पार्ट, स्कैपुला पार्ट और कोरोकॉइड से मिलकर बना होता है, क्लेविकल से मिलकर बना होता है। सुप्रास्कैपुला स्कैपुला तथा क्लेविकल से मिलकर बना होता है। स्कैपुला त्रिभुजाकार तथा चपटे आकार की कार्टिलेजिनस हड्डी होती है। ये स्कैपुला शेप में ट्रायंगल शेप दिख रही है, कार्टिलेजिनस हड्डी होती है जो पेक्टोरल गर्डल का सबसे चौड़ा भाग होता है। सबसे ज्यादा भाग इसके स्कैपुला भाग से ही बनता है। स्कैपुला की बाहरी सतह पर लंबाई में फैला एक उभार होता है जिसे एक्रोमियम स्पाइन कहते हैं। ये बाहरी सतह पर फैला हुआ उभार एक्रोमियम स्पाइन है। इसका अंतिम भाग एक्रोमियम तथा मेटाक्रोमियम प्रोसेस का निर्माण करता है। ये लास्ट में जाकर एक्रोमियम प्रोसेस का निर्माण करता है। ये लंबाई में फैला हुआ भाग जो लास्ट में जाकर एक्रोमियम प्रोसेस का निर्माण कर रहा है, जिससे पेशियां जुड़ती हैं। इस एक्रोमियम प्रोसेस से पेशियां जुड़ती हैं। सुप्रास्कैपुला स्कैपुला के चौड़े किनारे पर सक्रिय कार्टिलेजिनस पट्टी के रूप में स्थित होती है। ये देखिए ऊपर जो स्कैपुला जो चौड़ा भाग है उसके ऊपर की तरफ एक सक्रिय पट्टी के रूप में सुप्रास्कैपुला पार्ट दिखाई दे रहा है, जो प्रायः मैमल्स में बहुत कम विकसित होती है। ये कम डेवलप होती है। कोरोकॉइड स्तनियों में अधिक छोटी होती है। नीचे की तरफ आते हैं तो कोरोकॉइड प्रोसेस ये दिख रहा है, ये बहुत छोटा होता है तथा स्कैपुलर से मिलकर कैरिको स्कैपुला हड्डी बनाती है तथा कोरोकॉइड प्रोसेस के रूप में ग्लेनॉइड कैविटी के साथ निकली रहती है। ये देखिए कोरोकॉइड प्रोसेस जो कि ग्लेनॉइड कैविटी के साथ निकली हुई है, क्लेविकल पेक्टोरल गर्डल से हटकर कॉलर बोन का निर्माण करती है। ये कॉलर बोन का निर्माण करती है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको स्केलेटन सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स में के अंतर्गत गर्डल्स में पूरे पहले स्केलेटन सिस्टम और उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पेक्टोरल गर्डल, यानी पेक्टोरल गर्डल की पूरी पेक्टोरल फिशेस से लेके एवीज तक या मैमल्स तक सभी के पेक्टोरल गर्डल्स की जानकारी दी। मैं अपने अगले पार्ट में आपको पेल्विक गर्डल के बारे में जानकारी दूंगी। और इसी के साथ मैं अपना चैप्टर क्लोज करती हूँ। थैंक यू।